हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस ऑफ CUET पॉलिटिकल साइंस। नाउ एज यू नो, अगर हम CUET की बात करते हैं तो जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट आपके लिए रखा गया है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं या पेपर का पैटर्न कैसा आता है उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आज इलेबोरेटली हम इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं वी विल बी डिस्कसिंग फॉर दी सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर CUET। नाउ अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 सेक्शंस में बेसिकली ये डिवाइड होता हुआ दिखता है ना। अगर हम सेक्शन 1A की बात करते हैं जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 50 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, दैट इज 40, और कितने मिनट्स दिए जाते हैं, 45 मिनट्स दिए जाते हैं। नाउ अगर हम सेक्शन 1B की बात करते हैं, इसमें आपको 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, सेम क्राइटेरिया है, 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चंस। नाउ अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं जो आपका सेक्शन 2 है, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, इट इज 40 क्वेश्चंस। नाउ अगर हम पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली की बात करते हैं तो आपको 45 मिनट्स ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है तो उसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पर कितने मिनट्स दिए जाएंगे, इट वुड बी 45 मिनट्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो ये जनरल टेस्ट है। सो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आपको 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे फॉर दी जनरल टेस्ट, राइट। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। एज यू ऑल नो, एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देखने को मिलता है। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम सेक्शन 2 को यहाँ पर डेडिकेटेडली देखेंगे, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर पैटर्न क्या रहता है। सो आपको 12th ग्रेड लेवल की जो NCERT है वहां से आपको ये पेपर फॉर्म होता हुआ दिखता है। नाउ ये कौन होल्ड करवाता है, इट इज NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड ये 45 मिनट्स का ही एग्जाम रहेगा। नाउ आप देख सकते हैं जो CUET 2024 का एग्जाम होने वाला है वो हाइब्रिड मोड में आपको देखने को मिलेगा। मतलब CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। बेसिकली आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको CBT लेना है या फिर आपको पेन पेपर चाहिए, तो हाइब्रिड मॉडल आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका सिलेबस है दैट इज डेडिकेटेडली आपके जो 12th क्लास की NCERTs हैं उससे लिया गया है, राइट। सो सिलेबस को हम एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। सो 2 सेक्शंस हैं, एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड अदर इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ना अगर आपने अपनी +1 की NCERTs अच्छे से पढ़ी हैं तो आप देख सकते हैं +1 में आपको पॉलिटिकल थ्योरी और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अवगत किया गया था। ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद आपको देखने को मिलता है बेसिकली अब हम पॉलिटी पढ़ चुके हैं +1 में, और +2 का सिलेबस आपको देखने को मिलता है जहां पर लिखा गया है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 में आज़ाद हुए, 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी रही है, हमारी पॉलिटिक्स का क्या फीचर्स रहे हैं, उसके बारे में आपसे 12th क्लास की NCERTs बात करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सो यहाँ पर वर्ल्ड सिनारियो क्या रहा। 1945 की बात करते हैं तो 1945 में आपको इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। सो उसके बारे में बताया गया है, मेजर कन्वेंशंस के बारे में बताया गया है, कौन सी ऐसी कन्वेंशंस हैं जिससे हमने एनवायरनमेंट को एक तरह से देखना स्टार्ट किया। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स उस टाइम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या रही है वो आपकी बुक 2 हो जाती है। सो बेसिकली CUET 2024 की अगर बात करते हैं तो आपको सिलेबस इन 2 बुक्स से देखने को मिलता है। एक्सप्लिसिटली आप देख सकते हैं जो NCERTs है वो ही आपको रीड करनी है, वहीं से क्वेश्चंस डायरेक्टली लिए गए हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से एक सेशंस रहेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट सेशन वुड बी इवेंचुअली 2023 का जो CUET रहा है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो वहां से आप एक तरह से रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको ये 2 किताबें पढ़नी है। नाउ
पहली किताब की बारे में बात कर लेते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो पहला चैप्टर जो एग्जिस्ट करता है, इट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। नाउ अगर हम बात करते हैं हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो वहां पर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी अगर हम बात करते हैं तो आपको एक पूरा एरा देखने को मिलता है 1967 तक, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि वन पार्टी एरा ही रहा है, मतलब कांग्रेस ने ही रूल किया है। सो कांग्रेस बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जिसमें बहुत सारी आपको आइडियोलॉजीज मर्ज होती हुई दिखी। सो उनके टाइम पीरियड में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करी है, क्या हमारे फॉरेन अफेयर्स थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, सो 1967 तक, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, सो कांग्रेस की डोमिनेंट पोजीशन रही है नेशनल लेवल पे, अनइवन डोमिनेंस रही है स्टेट लेवल पे, कोalition नेचर ऑफ कांग्रेस आपको देखने को मिलता है, एंड द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज। सो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी रही हैं इस दौरान, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ना रीजनल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा 1967 के बाद प्रोमिनेंट हुई, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। नाउ 1947 की अगर हम बात करते हैं, जिस टाइम हम आजाद हुए और जब एक्चुअली में ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ऑलमोस्ट हैड 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। सो आप देख सकते हैं इंडिया की कंट्रीब्यूशन 25% थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमें लीव करके गए तो हमारी वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वाज मियर 1 to 2%। सो ऑब्वियस सी बात है, डेवस्टेशन आपको देखने को मिला। सो यहां पर हमारी नेशन बिल्डिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही ना। प्राइम अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, और अगर हम बात करते हैं तो आसपास के जो नेबर्स थे, जिसमें आपको प्राइम नेबर जो हमारे देखने को मिलते हैं, इट इज पाकिस्तान, जिनके साथ हमारी मल्टीपल वॉर्स भी हुई। चाइना की बात करते हैं, 1962 में वॉर हुई। तो इन कंडीशंस की वजह से नेशन बिल्डिंग का जो प्रोग्रेस था, जो प्रोसेस था, वो बहुत मुश्किल रहा। तो उसके बारे में इस चैप्टर में जानते हैं हम। सो नेहरू जी की क्या अप्रोच रही है नेशन बिल्डिंग के लिए, क्या लेगेसी रही है हमारी पार्टीशन को लेके, क्योंकि जिस टाइम पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक हमारा खराब होता हुआ दिखता है। सो ये जो नेशन बिल्डिंग थी ना, ये एक चैलेंज की तरह आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ कश्मीर प्रॉब्लम, अगेन जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम अभी भी हम ये कह सकते हैं रिजॉल्व नहीं है। सो कश्मीर का क्या प्रॉब्लम रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। सो 1956 की अगर बात करते हैं तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज किया गया। क्या लिंग्विस्टिक बैरियर था। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनती है जहां पर लैंग्वेज के बेसिस पे अलग से स्टेटहुड मांगा गया। तो ये क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते थे जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए एंड इवेंचुअली हमने प्रोग्रेस भी की, राइट। सो दिस इज द सेकंड चैप्टर जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ना एज यू नो, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे हम कोई बहुत अमीर कंट्री तो थे नहीं, तो इसीलिए हमें हमेशा बजट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे ना। वो बजट्स के दौरान ही हमने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए। तो 5-5 साल के हम प्लान्स बनाते थे जिससे कि हम अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करवा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है प्लान्ड डेवलपमेंट की। तो 5 ईयर प्लान्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट कर पाए। तो इसीलिए ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हम कह सकते हैं कि हम प्रोग्रेस की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हो गए थे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ना हमारे नेबरिंग कंट्रीज से क्या रिलेशंस रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज भी फर्स्ट नेबरहुड या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहलाती है। सो 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको आज हमने बांग्लादेश बनाया है, उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी कैसे संभाल रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं सीनो वॉर हुई जो दैट इज 1962 वॉर। सो इंडिया चाइना वॉर आपको देखने को मिलती है, इंडो पाकिस्तान वॉर देखने को मिलती है। तो हमारी नेबरिंग स्टेट्स के साथ हमारे अलायंसेस कैसे थे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम।
ना यहाँ तक आते आते देखने को मिला कि जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे करके, जो एरा ऑफ डोमिनेंस था वो धीरे धीरे करके स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रही। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, एंड आप देख सकते हैं कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, 1967 तक इनका एरा देखने को मिलता है। लेकिन 1967 के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन खो चुकी थी, और हर स्टेट में आपको रीजनल पार्टीज राइज होती हुई दिखी। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सो इंदिरा गांधी पावर में आती हैं, और इंदिरा गांधी जैसे ही पावर में आती हैं तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ आंदोलन। वहां पर भी आपको एक प्रोमिनेंट पिक्चर देखने को मिलती है। जो लॉस्ट एरा था कांग्रेस का उसको री एस्टैब्लिश किया गया विद द राइज ऑफ इंदिरा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। Now, as you know, 1975 में इमरजेंसी एंड दैट टू नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है ना। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट लाई जाती है, जिसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ना उसको नलीफाई करने के लिए ही जब जेपी गवर्नमेंट पावर में आती है तो 44th अमेंडमेंट लाया जाता है। इस टाइम हमारे यहां पर हमारी कंट्री में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बेसिकली यहां पर क्राइसिस हुआ उसका। आप यहां पर देख सकते हैं गुजरात एंड बिहार मूवमेंट इमरजेंसी देखने को मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या थे, जनता पार्टी कैसे राइज में आती है, जयप्रकाश नारायण की अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो वो कितना सिग्निफिकेंट रहा, राइट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें हमारी इंडिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में जानेंगे। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ना छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स बन गए थे जिनकी रीजनल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा थी। सपोजिटली हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलती है ना। कुछ पॉकेट्स आपको झारखंड मध्य प्रदेश के देखने को मिलते हैं जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट चली। ऐसे ही अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वो भी हमारे इंडिया का एक अभिन्न अंग तो है ही, इंटीग्रल पार्ट तो है ही, लेकिन वहां पर भी आपको डिस्प्यूट्स राइज होते हुए दिखते हैं। बेसिकली यहां पर हम रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट का क्राइसिस, पंजाब का क्राइसिस अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही अगर हम रीजनल पार्टीज का राइज देखते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। ना आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ये हमारी कंट्री प्रोग्रेस करी है वैसे वैसे सोशल मूवमेंट्स का भी आपको राइज होता हुआ दिखता है, जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जैसे कि आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है चिपको आंदोलन। ऐसे ही विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई, और यहां पर आपको विमेन का जो स्टैचर है सोसाइटी में उसको इंक्रीज करने के लिए भी काफी सारी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। फार्मर्स मूवमेंट्स हुए, विमेन्स मूवमेंट्स हुए, एनवायरमेंटल मूवमेंट जिसमें आपको चिपको आंदोलन देखने को मिलता है। ऐसे ही जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसकी जब इंप्लीमेंटेशन की गई वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा तो वहां पर आपको एक हैवॉक क्रिएट होता हुआ दिखा ना। अगर हम यहां पर बीपी मंडल कमीशन की बात करते हैं तो बेसिकली इट वाज द सेकंड नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहां पर ओबीसीज को रिजर्वेशन दी जाती है 27%। तो वो हैवॉक क्रिएट कैसे हुआ, क्या इंपैक्ट्स हुए, क्या इंप्लीमेंटेशनल स्किल्स थी, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोalition पॉलिटिक्स। ना आप देख सकते हैं 1990s तक अब पहुंच चुके हैं, तो यहां पर आपको राइज होता हुआ दिखता है दो गवर्नमेंट्स का, दैट इज जनता दल और बीजेपी। ना यहां पर आपको प्रोमिनेंटली राइज इनका देखने को मिलता है, एंड इवेंचुअली आप देख सकते हैं यहां पर जो रीजनल पॉलिटिक्स और कोalition पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी, एंड इवेंचुअली आपको एनडीए गवर्नमेंट यहां पर देखने को मिलती है, एंड इलेक्शंस जो आपको 2004 और यूपीए गवर्नमेंट अगेन फॉर्म होती हुई दिखती है, तो वो एरा आपसे यहां पर देखा जाएगा। Now, as you know, 1993 में एक मेजर रिफॉर्म किया जाता है, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स। ना जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी इंडियन सोसाइटी में,
उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के क्या चैलेंजेस हुए, क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स तो कर दिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट है। ऐसे ही जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई है, एंड इवेंचुअली जो राइज ऑफ ओबीसीज हैं नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में, उनका क्या रहा है। रोल ऑफ कम्युनलिज्म, क्योंकि कम्युनलिज्म भी आपको देखने को मिला, गुजरात राइट्स आपको देखने को मिले। यहां पर जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जो आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। दैट वी वुड रीड इन डिटेल। डन, क्लैरिटी है। ये आपके टॉपिक्स रहते हैं किसमें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पहली किताब आपकी यही है, और पहली किताब में ही आप कह सकते हैं जब से इंडिया आजाद हुआ और जो आज का भारत आपको देखने को मिल रहा है, उसमें क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए, क्या क्या सोशल चेंजेस हुए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें। डन। दिस इज योर बुक 1। बुक 2 की बात करते हैं, दैट इज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ना एज यू नो, जैसे जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन करी ना, ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलता है। एंड सेम वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर यूएसए में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम सेक्लूडेड नहीं हो सकते हैं, यहां पर आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रही है उसके बारे में भी हम जान पाए। पहला चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिलता है, कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ना अगर कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं तो आपको लेट 1940s से लेकर अर्ली 1990s तक देखने को मिलता है। अब ये कोल्ड वॉर एरा क्या था, यहां पर आपको 2 मेजर सुपर पावर्स देखने को मिलती हैं, एक है यूएसए, एक है यूएसएसआर। अब ये जो 2 मेजर सुपर पावर्स हैं, वो जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने कैसा एक टेंस माहौल रखा, उस एरा को कहा जाता है द कोल्ड वॉर एरा। आज अगर रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं उसको कोल्ड वॉर 2.0। यहां पर उस एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहां पर हम ये देख पाएंगे कि कहां ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। इसीलिए हम कोल्ड वॉर एरा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। ना 1991 में जो यूएसएसआर है, जो एक्चुअली में सेकेंड सुपर पावर एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जब हम 1940s से 1990s तक की बात करते हैं तो ये एरा आपको कोल्ड वॉर एरा देखने को मिलता है, जिसमें जो नेशंस थे, जो वर्ल्ड था, वो बाइपोलर था। बाइपोलर का मतलब होता है जब आपको 2 सेंटर्स देखने को मिलते हैं, एक सेंटर था यूएसए और दूसरा सेंटर था यूएसएसआर। लेकिन 1991 में जो यूएसएसआर है वो खत्म हो जाता है, बिखर जाता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैपेंड, एंड उसकी वजह से रेपरकशंस क्या हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करें। आप यहां पर देख सकते हैं द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, और अब वर्ल्ड क्या बन चुका था, यूनिपोलर, क्योंकि यहां पर एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट कर रही थी, और वो सुपर पावर कौन सी थी, यूएसए। उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ एज यू नो, मैंने आपको बताया जैसे ही कोलैप्स हुआ आपके यूएसएसआर का, उसके बाद जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बन जाता है, और यहां पर यूएस एक सेंटर स्टेज ले रहता है, प्लस यूएस की हेजेमोनिक पावर आपको देखने को मिलती है। अगर हम हेजेमनी की बात करते हैं तो हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे फिर वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, चाहे फिर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, चाहे फिर वो सोशल स्ट्रेंथ हो। जब आप इन एराज में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन अपना लेते हैं तो उसको कहा जाता है हेजेमोनिक पावर। यहां पर आपको यूएस की डोमिनेंस देखने को मिलती है,
और इंडिया के कैसे रिलेशंस बाय एंड बाय यूएसए से बनते हैं, क्योंकि एज यू नो यूएसए का स्टैंस इनिशियली इट वाज टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया ने भी अपने रिलेशंस यूएसए के साथ बनाए हैं। और अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं और हमारे रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। नाउ अब आप देखने को मिलता है पहले जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूनिपोलर बन गया। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं तो आपको सेंटर्स ऑफ राइज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं, नाउ चाइना इज अ कॉम्पिटिटर टू हुम, यूएसए। आज इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो एक डेवलपिंग नेशन आपको देखने को मिल रहा है जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे ही आपको सेंटर्स, रीजन्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर अब आपको ऑल्टरनेटिव सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। सो आप यहां पर देख सकते हैं राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, माओ एरा क्रिएशन कैसा रहा, एक्सपेंशन आपको यूरोपियन यूनियन की देखने को मिलती है, आसियान देखने को मिलता है जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जिसमें आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं, वहां पर भी आपको एक सेंटर ऑफ इमरजेंस देखने को मिलता है, राइट। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इट इज साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। नाउ साउथ एशिया आपका कैसा रहा, जिसमें आपको इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ना पोस्ट कोल्ड वॉर एरा मतलब 1990s के बाद यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, तो यहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिली सार्क की। अब सार्क कितना रिलेवेंट है, कितना सक्सेसफुल हो पाया, रीजनल डेवलपमेंट हो पाई कि नहीं हो पाई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ना अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, आज भी हेजेमोनिक पावर किसके पास रिटेन्ड है, इट इज यूएसए। सो हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस दौरान बनी। तो आप यहां पर देख सकते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स आपको देखने को मिलते हैं, एनजीओज देखने को मिलते हैं। और कैसे आज के जमाने की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम्स की बात करते हैं, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई थी 1945 में, आपको एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये आज भी डेमोक्रेटिक है या फिर इनमें कहीं ना कहीं आपको बायसनेस देखने को मिलती है टुवर्ड्स यूएसए। ना कोविड-19 हुआ, कोविड-19 जब हुआ तो डब्ल्यूएचओ पे बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करे गए कि आपने क्यों नहीं बताया कि यहां पर ये एक पैंडेमिक का रूप ले सकता है। सो उसको क्या कहा गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बायस कहा गया। सो यहां पर यही देखने की जरूरत है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम बनी थी, क्या उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो अभी डेमोक्रेटिक है, अकाउंटेबल है कि नहीं है, राइट। सो उनके सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सिक्योरिटी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सिक्योरिटी ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड। ना सिक्योरिटी ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर एरा में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है विच इज आर्म्स रेस। वहां पर होड़ लग गई थी कि किसके पास ज्यादा वेपन्स होंगे, किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट करेंगे। ना अगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी डेवलप हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम चाहेंगे कि जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं वो कम हो और वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश हो सके। सो यहां पर हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल कंसर्न्स थे सिक्योरिटी के कि क्या वो आज भी रेलेवेंट है या जो हमारे कंसर्न्स हैं वो शिफ्ट होने चाहिए। जैसे ग्लोबल पॉवर्टी पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, हेल्थ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, एजुकेशन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। इश्यूज क्या रहे ह्यूमन राइट्स और माइग्रेशन के। तो ये नए चैलेंजेस हैं, नई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ना अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो 1970s एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो 1972 में पहली कन्वेंशन आपको देखने को मिलती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसमें एक्चुअली में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। उससे पहले एनवायरमेंट पे ध्यान किसी का था ही नहीं। यहां पर आपको राइज होता हुआ दिखता है द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब CBDR क्या है, इंडिया का स्टैंड यहां पर क्या है
और इंडिया का अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी हम स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बचाना चाहते हैं एंड इवेंचुअली एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फोकस किस पे कर रही हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे कर रही है। सो इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, इट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स रहे, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्या सोशल बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स रहे और इवेंचुअली इससे डैमेज, हार्म क्या क्या हुआ है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ना ग्लोबलाइजेशन इज अ ह्यूज टॉपिक। क्या इंपैक्ट हुआ एल्डर्स पे, क्या इंपैक्ट हुआ यंग पॉपुलेशन पे, क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है विमेन पे, विमेन की लाइफ इनहैंस हुई है नहीं हुई है, सोशल स्टैचर इनहैंस हुआ है कि नहीं हुआ है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके क्रिटिक्स रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दीज आर योर 2 बुक्स, ये 2 किताबें हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, जो कि आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। नाउ अभी आप यहां पर सिलेबस को बहुत ही ध्यान से रीड कीजिए वंस अगेन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पर PYQs को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटीज को अप्रोच कैसे करना है, किस कंटेक्स्ट में मुझे एनसीईआरटीज को पढ़ना है जिससे कि मैं ये क्वेश्चंस कर पाऊं, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है आपके सिलेबस को। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम PYQs लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।